Hi everyone, this is Roshni here and you're most welcome to our YouTube channel Earn with विशाल वर्मा। मेरा नाम है रोशनी और मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी आज टॉप 10 MCQ ऑफ द वीक की सीरीज़ में बिजनेस मैनेजमेंट का पार्ट 3। आई होप आपने पार्ट फर्स्ट और सेकंड को देख लिया होगा। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए जिससे कि इस वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। जैसा कि आपको पता है एग्जामिनेशन की डेट्स आ चुकी हैं और फॉर्म फिलिंग भी चल रहा है। लास्ट डेट 2 मार्च है आई थिंक। और आप लोगों ने सभी ने फॉर्म फिल कर दिया होगा और आपकी प्रिपरेशन जोरों पे होगी। इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप MCQ ज़्यादा से ज़्यादा MCQs करें जिससे कि एग्जामिनेशन को आप क्रैक कर पाएँ। तो देखते हैं आज हमारे बिजनेस मैनेजमेंट में कौन से क्वेश्चंस हैं। लेट्स स्टार्ट। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज यूनिटी ऑफ कमांड इज वायलेटेड अंडर। यूनिटी ऑफ कमांड के बारे में आप जानते ही होंगे, यानी कि कमांड जो है आपका वो एक ही पर्सन से मिल रहा है। उसमें एक यूनिटी होनी चाहिए कमांड में, कि ये नहीं है कि कोई और कमांड दे रहा है फिर कोई दूसरा कमांड दे रहा है, ऐसा नहीं। एक यूनिटी होनी चाहिए कमांड में। तो वो किस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर वायलेटेड होता है आपको ये बताना है। ऑप्शंस आर ए लाइन ऑर्गेनाइजेशन, बी लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, सी फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन या डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर आप बताइए मुझे। इसका राइट आंसर है सी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर एक मैनेजर या मैनेजर के जो फंक्शंस होते हैं वो एक ब्रीफली उसको डिफाइन कर दिया जाता है। इसलिए वहाँ पे एक यूनिटी ऑफ कमांड देखी जाती है। जैसे लाइक मार्केटिंग मैनेजर है या कोई इक्विपमेंट्स का मैनेजर है या कोई रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनेजर है, तो उसका एक अलग ही उसकी लाइन डिसाइड होती है कि वो उसी को कमांड देगा, राइट। तो यहाँ पे ये जो आपका यूनिटी ऑफ कमांड जो भी एक कंसेप्ट है वो वायलेटेड होता है अंडर द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कंसेप्ट के अंदर। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश वाज अ फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट हु आइडेंटिफाइड द बेसिक मैनेजमेंट फंक्शंस। आपको बताना है कि जो एक ऑथर है इसमें से चारों में ऑप्शंस में से, जो कि फ्रेंच इंडस्ट्रीज हैं, जो कि आइडेंटिफाई किए जाते हैं कि उन्होंने बेसिक फंक्शंस दिए हैं मैनेजमेंट के। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन और ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं गाइस, बिल्कुल आप ये देख के और लर्न करते हुए चलिए। ऑप्शंस हैं ए वेबर, बी टेलर, सी हर्जबर्ग, डी फ्योल। आई होप आप इसका आंसर जानते होंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी फ्योल। जी हाँ, हेनरी फ्योल के बारे में आपको पता ही होगा, जिन्हें फादर ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है। उन्होंने बेसिक मैनेजमेंट फंक्शंस दिए थे जिन्हें हम 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और उन मैनेजमेंट के फंक्शन से भी, मैनेजमेंट के जो उन्होंने प्रिंसिपल दिए हैं उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राइटिंग एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान इज एन एग्जाम्पल ऑफ द डैश मैनेजमेंट फंक्शन। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आप अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रैटेजिक प्लान बनाते हो या लिखते हो तो वो किस मैनेजमेंट फंक्शन के अकॉर्डिंग आता है, आपको ये बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन। ए लीडिंग, बी कोऑर्डिनेटिंग, सी प्लानिंग, डी ऑर्गेनाइजिंग। तो इसका राइट आंसर है सी प्लानिंग। ऑब्वियस सी बात है, आप प्लान कर रहे हो, स्ट्रैटेजी बना रहे हो, तो वो आपका मैनेजमेंट फंक्शन प्लानिंग के अंदर आता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैनेजर रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट अमंग ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर इज परफॉर्मिंग व्हाट फंक्शन। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि एक मैनेजर है जो कि रिजॉल्व कर रहा है कॉन्फ्लिक्ट्स को ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स के बीच में, तो वो किस फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है मैनेजमेंट की, आपको ये बताना है। आई होप आप इससे समझ पा रहे होंगे, बट ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बताऊंगी। पहले ऑप्शंस देखते हैं। ए कंट्रोलिंग, बी कमांडिंग, सी डायरेक्टिंग या डी लीडिंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। जी हाँ, लीडिंग, क्योंकि लीड कर रहे हैं। अगर आप लीड नहीं करोगे इस रिजॉल्व करने में कॉन्फ्लिक्ट में, यहाँ पे आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, आप कमांड नहीं दे सकते, आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बिकॉज प्रॉब्लम जो है वो हो चुकी है, कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है, उसको रिजॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ पे आप लीडिंग को परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लीडिंग। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग, कंपेयरिंग एंड करेक्टिंग इज कॉल्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग, कंपेयरिंग एंड करेक्टिंग को हम क्या कहते हैं? इन चार ऑप्शन में आपको बताना है। ए कंट्रोलिंग, बी कोऑर्डिनेटिंग, सी लीडिंग, डी ऑर्गेनाइजिंग। इसका राइट आंसर है ए कंट्रोलिंग। जी हाँ, कंट्रोलिंग में आप मॉनिटर भी करते हो, आप कंपेयर भी करते हो एंड आप करेक्ट भी करते हो। अगर आपको कहीं कमी दिख रही है किसी भी प्रोसेस में तो आप उसको करेक्ट भी करते हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन आपका है ऑप्शन ए कंट्रोलिंग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेंटरिंग इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ। जो मेंटरिंग हम करते हैं, जो मेंटरिंग होती है मैनेजमेंट में, तो वो प्राइमरली एसोसिएट है किस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट से? आपको बताना है। ए प्लानिंग, बी ऑर्गेनाइजिंग, सी लीडिंग या डी कंट्रोलिंग। आई होप आप इसका आंसर जानते ही होंगे। इसका राइट आंसर है डी कंट्रोलिंग। बिकॉज आप मेंटरिंग कर रहे हो या कंट्रोलिंग कर रहे हो, एक ही बात है। यहाँ पे ये बोला गया कि एसोसिएटेड क्या है प्राइमरली, तो यहाँ पे एसोसिएट आपका कंट्रोलिंग से है। बिकॉज आप मेंटरिंग कर रहे हो तभी आप देखोगे कि आप कहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो, क्या गलत हो रहा है, कैसे करेक्ट कर सकते हो कोई भी चीज़ है और किसी भी प्रोसेस को। तो यहाँ पे कंट्रोलिंग से ये डायरेक्टली प्राइमरली एसोसिएट होता है मेंटरिंग, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू मिंटबर्ग मैनेजमेंट रूल्स। मिंटबर्ग मैनेजमेंट रूल्स के बारे में आपने पढ़ा होगा अगर आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं। द रूल्स, the dash rules are those that involve people and other deities that are ceremonial and symbolic in nature। आपको ये बताना है अकॉर्डिंग टू मिंटबर्ग मैनेजमेंट रूल के अकॉर्डिंग कि कौन से रूल्स हैं इन चारों ऑप्शंस में से जो कि इन्वॉल्व करते हैं पीपल को और उसकी ड्यूटीज़ को, जो कि सरमोनियल है एंड सिम्बॉलिक है, यानी कि एक ही जैसे है और सिम्बॉलिक है, नेचर में बिल्कुल सिमिलर है। ए मतलब बहुत ही ज़्यादा सरमोनियल के यहाँ पे मीनिंग होगा फॉर्मल, बहुत ही फॉर्मल है, एक ही जैसे मिलते जुलते हैं, और सिम्बॉलिक है नेचर में भी। तो इसके ऑप्शंस हैं ए इंफॉर्मेशनल, बी इंटरपर्सनल, सी टेक्निकल या डी डिसीजनल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इंटरपर्सनल। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू मिंटबर्ग मैनेजमेंट रूल के अकॉर्डिंग जो भी रोल्स हैं पीपल के या उसकी ड्यूटीज़ के, वो सरमोनियल सिम्बॉलिक इन नेचर है, तो वो इंटरपर्सनल रोल्स हैं। बिकॉज इंटरपर्सनल रोल्स जो हैं वो फॉर्मल होते हैं और सभी मैनेजमेंट के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं या मैनेजर्स हैं जो भी काम कर रहे हैं वहाँ पे सभी को सेम ही आपको परफॉर्म करने होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर है इंटरपर्सनल रोल्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीअरेंज द स्टेप्स इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस लॉजिकली। बहुत ही इजी क्वेश्चन एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप देख रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। जैसे कि चेंजेस हो रहे हैं एग्जामिनेशन, तो स्टेप्स बहुत ही पूछ रहे हैं। वो स्टेप्स किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी यूनिट में या हर प्रोसेस के कंसेप्ट में भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे इसने पूछा है कि डिसीजन मेकिंग लेने के लिए लॉजिकली क्या प्रोसेस आप अपनाते हैं, आपको बताना है। ऑप्शंस आर A. Identification of a problem, B. Identification of a decision criteria, C. Allocation of weights to criteria, D. Development of alternatives, E. Analysis of alternatives, F. Selection of an alternative या G. Implementation of the alternative। आपको देखने से ही पता चल रहा होगा, ऑप्शंस यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन से ऑप्शंस यहाँ पे हैं, राइट। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आप देखने से ही पता चला कि ये सारे के सारे जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हैं, स्टेप्स, वो आई थिंक सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा रीअरेंज नहीं करने, बिकॉज वो अरेंज ही हैं। तो इसका राइट आंसर आपको बता दूँ पहले। जी हाँ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि ए बी सी डी ई एफ जी ये राइट है। आपके जो डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस है वो बिल्कुल लॉजिकली बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस में दिए गए हैं। आपको सीक्वेंस नहीं लगाना, बट आपको यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि जी हाँ, पहले आप आइडेंटिफिकेशन करोगे किसी भी प्रॉब्लम की, उसके बाद उसका क्राइटेरिया डिसाइड करोगे, फिर उसको वेट के अकॉर्डिंग कि किस प्रॉब्लम को कितना वेट देना है उसके अकॉर्डिंग उसको बांटोगे, फिर उसके अल्टरनेटिव्स को डेवलप करोगे, किससे क्या रिजॉल्व किया जा सकता है, फिर एनालिसिस करेंगे आप, फिर उसको सिलेक्शन करेंगे अल्टरनेटिव का, फिर उस अल्टरनेटिव को जो सिलेक्ट किया है उसका इम्प्लीमेंट करेंगे। तो दिस आर राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, यानी कि सारे सीक्वेंस आपके करेक्ट हैं। Next question is, which of the following is an assumption of rationality to rational decision making। यहाँ पे अब बताना कि कौन से ऐसे assumption हैं रेशनलिटी के जो बताने हैं कि रेशनल डिसीजन मेकिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसा कौन सा assumption है? A. Preferences are clear, B. Final choice will maximize payoff, C. The problem is clear and ambiguous, and D. All of the above।
तो अजम्पशंस क्या है, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा ऑप्शन की एजम्पशन एक रेशनल डिसीजन लेने में क्या हो, यानी कि आप विवेकशील तरीके से आप सोच समझ कर डिसीजन ले रहे हैं, तो उसके क्या अजम्पशन होते हैं। तो इसका राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे आपकी प्रेफरेंसेस क्लियर होती हैं, आपको करना क्या है, आपको फाइनल चॉइस विल मैक्सिमाइज पे ऑफ। बिल्कुल जब फाइनल चॉइस होती है आप उसी के अकॉर्डिंग पे करते हो, तो प्रॉब्लम होती है बहुत ही ज़्यादा क्लियर होती है और सुलझी हुई होती है। तो यहाँ पे ऑप्शंस जो हैं सारे के सारे राइट हैं, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेकिंग डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, फीलिंग एंड accumulated जजमेंट इज कॉल्ड एज। यहाँ पे क्वेश्चन में बताया है कि आप जो एक्सपीरियंस, फीलिंग और एक्यूमुलेटेड जजमेंट के अकॉर्डिंग जो डिसीजन लेते हैं तो उसे आप क्या बोलते हैं। ए डिसीजन मेकिंग, बी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, या सी इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग, या डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग। जी हाँ, अब कुछ लोगों की फीलिंग्स उनको पता चल जाती है कि अंदर से इंट्यूशंस आने लगते हैं कि क्या होने वाला है, तो ऐसे डिसीजन हम लेते हैं जो हमारी फीलिंग एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे होते हैं, उन्हें हम इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, सारे के क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं आज के हमारे। आई होप आपने क्वेश्चन बहुत ही इंजॉय किया होगा और आप एमसीक्यू को ज़रूर सॉल्व करते रहें, जिससे कि आपकी एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छी चलती रहे। बिकॉज आप जितने ज़्यादा एमसीक्यू करेंगे उतनी ही आप समझ पाएंगे कि क्वेश्चन किस डायमेंशन से पूछा जा रहा है। और अगर आप आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते सीखते रहे और देखते रहे ऑनलाइन विद विशाल वर्मा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।